अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन CS 401 प्रैक्टिकल फाइनल प्रिपरेशन पार्ट 2। इस वीडियो में हम लैब 9 से ऑनवर्ड 16 तक कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैब 9 से शुरू करेंगे आज हम। कंसेप्ट है लैब 9 का, इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो है कीबोर्ड इंटरप्ट किस तरह जनरेट करना है हमें, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें हम कीबोर्ड इंटरप्ट को जनरेट करेंगे। अब CS 401 में आपने इंटरप्ट वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे। अब अगर हम इंटेल 8088 की बात करें तो उसमें टोटल 256 इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। और इनका मेमोरी के अंदर एक वेक्टर टेबल होता है जिसको हम IVT कहते हैं। IVT मीन्स के इंटरप्ट वेक्टर टेबल। और इस टेबल में 256 टोटल इंटरप्ट होती हैं, जिनमें से एक इंटरप्ट कीबोर्ड इंटरप्ट होती है, ठीक है। अब इंटरप्ट बेसिकली होती है क्या है, एक ऐसा इवेंट होता है ऐसा जब हर वक्त अपनी वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है। सो जब भी इंटरप्ट कोई जनरेट होती है, सो ये अपनी करंट वर्किंग को उसी टाइम स्टॉप करता है और इंटरप्ट जो है वो जनरेट होती है। सो उस इंटरप्ट को वो सॉल्व करता है, ठीक है। जो भी इंटरप्ट जनरेट होती है उसको वो सॉल्व करता है, और जैसे ही वो इंटरप्ट खत्म होती है, एंड होती है, वो दोबारा अपनी प्रोसेसिंग को शुरू करता है प्रोसेसर, ठीक है। सो इसी तरह कीबोर्ड इंटरप्ट एक ऐसी इंटरप्ट है जो कीबोर्ड के जरिए जनरेट होती है, ठीक है। यानी कि कीबोर्ड के कीज के जरिए जब भी कोई की प्रेस करेंगे, अगर हम प्रोग्राम में ये वाली इंटरप्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामर जो है वो कीबोर्ड के जरिए कोई ना कोई की प्रेस करेगा, फिर ये कीबोर्ड इंटरप्ट जनरेट होगी, ठीक है। और जैसे ही कीबोर्ड इंटरप्ट जनरेट होगी, हमारा प्रोग्राम उधर ही रुक जाएगा, ठीक है। प्रोसेसर के अंदर एक इंटरप्ट हैंडलर होता है, ठीक है, जो कि इस इंटरप्ट को हैंडल करता है और उस वो प्रोसेसर को बताता है कि किस तरह इस इंटरप्ट को हैंडल करना है, ठीक है। सो बेसिकली कीबोर्ड इंटरप्ट एक ऐसा इंटरप्ट है कि जब भी अकर होता है तो ये कीबोर्ड के ज़रिए अकर होता है, ठीक है। कीबोर्ड एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कोई भी जब कोई की प्रेस करेंगे तो ये इंटरप्ट जनरेट होगा। जैसे ही जनरेट होगा, प्रोग्राम हमारा उधर ही रुक जाएगा और हमें जो भी हमने कैरेक्टर प्रेस किया होगा वो हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि हमें कैरेक्टर ए को प्रेस करना है कीबोर्ड के ज़रिए, और फिर हमने उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है यूजिंग कीबोर्ड इंटरप्ट हैंडलर, ठीक है। इस कीबोर्ड इंटरप्ट को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है कि कैरेक्टर ए को प्रेस करना है, और फिर हमने उसको जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगी वो कैरेक्टर ए हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। प्रोग्राम थोड़ा शुरू में टफ लगेगा बट बहुत ईज़ी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप इस प्रोग्राम को लैब 9 के प्रोग्राम को आप अच्छी तरह समझ लोगे तो आने वाली लैब्स में प्रोग्राम काफ़ी ईज़ी आपको लगेगा, ठीक है। सो इसको आपने अच्छी तरह समझना सबसे पहले। सबसे पहले तो हम अपनी जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है वो लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जंप यहाँ पे यूज़ किया गया है एक अनकंडीशनल जंप। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था वीडियो के कि 2 तरह के जंप होते हैं, एक कंडीशनल एक अनकंडीशनल। कंडीशनल जंप किसी भी कंडीशन के ऊपर लगा होता है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो हम जंप करते हैं। अनकंडीशनल हम कंडीशन के ऊपर नहीं लगा होता, बल्कि हम डायरेक्ट जब भी किसी लेवल के बाद हमने जंप करना होता है तो हम इस अनकंडीशनल जंप को यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। सो हमने डायरेक्ट इस सेटअप के ऊपर जंप करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर होगा जहाँ पे ये सेटअप वाला लेबल होगा उसके ऊपर हम जंप करेंगे, तो हम डायरेक्ट जाएंगे सेटअप के ऊपर, ठीक है। ये रहा सेटअप का लेबल। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि जो भी इंटरप्ट हमने जनरेट करनी है उसको हमने सेट करना है, ठीक है, IVT टेबल के अंदर, ठीक है। वो हमने किस तरह करना है कि यहाँ पे हमने एक लेबल बनाया है ISR का है के नाम से। ISR का मतलब होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जिसको हम इंटरप्ट हैंडल भी कहते हैं, जो इंटरप्ट को जैसे इंटरप्ट जनरेट होगा तो उसको हैंडल करता है। तो उस नाम से मैंने यहाँ पे एक लेबल बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, और जो भी यूज़र कैरेक्टर प्रेस करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम पर कंपेयर करेंगे कि अगर उसने वही कैरेक्टर प्रेस किया है जो हम बनवाना चाहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि हमने कैरेक्टर ए को प्रेस करना है। अगर तो ए को प्रेस करेगा तो हम फिर उसको ए को डिस्प्ले करेंगे। अगर तो ए के अलावा कोई और कैरेक्टर प्रेस करेगा तो हम प्रोग्राम को उसी टाइम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ISR वाला लेबल है इसके लिए हमें इंटरप्ट को सबसे पहले सेट करना है IVT टेबल के अंदर। तो इस लेबल को जहाँ पे हमने कंपैरिज़न करना है, हमें ये चेक करना है कि यूज़र ने कौन-सा कैरेक्टर प्रेस किया, फिर हमें उसको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो इसका जो लेबल है इसको हमने सबसे पहले सेट करना है IVT टेबल के अंदर, ठीक है। अब जब भी हमने किसी भी इंटरप्ट को हम सेट करते हैं, ठीक है, अ, तो उस तो भी यहाँ पे जो इंटरप्ट सेट कर लेंगे उसका मैंने यहाँ पे ISR नाम रखा हुआ है, उस लेबल का नाम, ठीक है। तो ये एक कीबोर्ड इंटरप्ट यहाँ हम जनरेट करने लगे हैं। सो उसके लिए हमने
क्योंकि हर ये आपने बात याद रखनी है कि हर इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर 4 बाइट लेता है। 2 बाइट उसके ऑफसेट के होते हैं और 2 बाइट उसके सेगमेंट के सेगमेंट एड्रेस के होते हैं, ठीक है। 2 बाइट ऑफसेट एड्रेस के होते हैं, 2 बाइट सेगमेंट एड्रेस के होते हैं, टोटल 4 बाइट एक इंटरप्ट लेता है, ठीक है। यानी कि एक इंटरप्ट जो वेक्टर टेबल के अंदर स्टोर है वो 4 बाइट के अंदर स्टोर है, ठीक है। फर्स्ट 2 बाइट उसके ऑफसेट की होती हैं और अगर हम उसमें 2 प्लस करें तो अगली जो 2 प्लस करने के बाद जो अगली बाइट होती हैं वो उसके ऑफसेट तो वो उसके सेगमेंट के एड्रेस होता है, ठीक है। अब ये भी बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमने किसी भी इंटरप्ट का एड्रेस मालूम करना है आईवीटी टेबल के अंदर, तो हम उसका जो इंटरप्ट नंबर होता है ना, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे देखें। ये जो कीबोर्ड इंटरप्ट है ना, इसका इंटरप्ट नंबर 9 है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है और वैसे भी आपने याद रखना है। इंटरप्ट 9 जो है ये कीबोर्ड इंटरप्ट होती है, ठीक है। सो अगर हमें वेक्टर टेबल के अंदर कीबोर्ड इंटरप्ट का एड्रेस मालूम करना है तो हम उस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 से क्यों करेंगे, ये 9 तो हमारा इंटरप्ट नंबर है और 4 से क्यों करेंगे, 4 हमारा क्योंकि हर इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर 4 बाइट लेती है। तो जब हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एड्रेस मिलेगा आईबीटी टेबल के अंदर। और इस एड्रेस में कीबोर्ड इंटरप्ट का ऑफसेट मौजूद होगा, स्टोर होगा। और अगर हम इसमें 2 प्लस करें तो जो अगला एड्रेस हमें मिलेगा उसमें उस कीबोर्ड इंटरप्ट का सेगमेंट एड्रेस मौजूद होगा। तो ये टोटल 4 बाइट एक इंटरप्ट जो है वो लेता है, ठीक है। यानी कि ये जो एड्रेस है ना, ये ऊपर वाली 2 बाइट है, ये कीबोर्ड इंटरप्ट के ऑफसेट को हमने सेट किया हुआ है और ये हमने उसके सेगमेंट को सेट किया हुआ है, ठीक है। सो आईएसआर को सबसे पहले हम इस एड्रेस में सेट करेंगे, इसके कीबोर्ड इंटरप्ट के ऑफसेट में। फिर हमने कोड सेगमेंट को उसके अगला जो 2 बाइट जब हम प्लस करेंगे तो जो अगला एड्रेस होगा वो सेगमेंट एड्रेस होगा, उसको हम सेट करेंगे, ठीक है। सो हर प्रोग्राम में जब भी हमने कोई ना कोई इंटरप्ट जनरेट करनी है, ज़्यादातर तो हम कीबोर्ड इंटरप्ट वाले प्रोग्राम ही करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। सबसे पहले तो हम जंप करेंगे ना इस सेटअप के ऊपर, ठीक है। जैसे ही हम सेटअप के ऊपर आएँगे, यहाँ पे आने के बाद अच्छा ये तो मैं आपको बताने भूल गई, देखें सीएलआई का मतलब होता है क्लियर इंटरप्ट। इसका मतलब है कि अगर पहले ही कोई इंटरप्ट जनरेट है तो उसको पहले क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि हमने अगली इंटरप्ट हमने जनरेट करनी है। सो पहले से अगर कोई इंटरप्ट सेव है तो उसको सबसे पहले हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम सीएलआई यूज़ करते हैं, तो ये आप लाजमी आप लगाना होता है। और उसके बाद जो इंटरप्ट जनरेट करनी है उसके 4 बाइट को सेट करना होता है। 2 उसके हमने ऑफसेट एड्रेस को सेट करना होता है, 2 उसके हमने सेगमेंट एड्रेस को सेट करना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये एसटीआई का मतलब क्या है, सेट इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने इंटरप्ट जनरेट करने के लिए हमें उस इंटरप्ट को हमने सेट कर लिया, ठीक है, आईबीटी टेबल के अंदर। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो फ्लैग इंटरप्ट रजिस्टर होगा उसको हमें सेट करना है, ठीक है। फ्लैग इंटरप्ट रजिस्टर को क्यों सेट करना है कि जब हम फ्लैग इंटरप्ट रजिस्टर को सेट करेंगे तो फिर यूज़र एबल होगा इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मस्ट स्टेटमेंट लगानी है जब भी हमने कोई भी इंटरप्ट जनरेट करना है, ठीक है। जब भी कोई कीबोर्ड इंटरप्ट जनरेट करना है ये स्टेटमेंट आपने लास्ट में लगानी है और यही उनका एड्रेस होगा कीबोर्ड इंटरप्ट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है फॉरएवर, यानी कि सबसे पहले तो हमने जंप इस सेटअप पे किया, इसको एग्जीक्यूट किया, सेट हमने कर लिया उस इंटरप्ट को और फिर हमने फ्लैग रजिस्टर को भी सेट कर लिया। सेट का मतलब 1 करना, ठीक है। सो फ्लैग इंटरप्ट रजिस्टर की जो वैल्यू वो 1 हो जाएगी। जैसे ये 1 होती है फिर यूज़र उस इंटरप्ट को जनरेट कर सकता है। सो ये फॉरएवर के नाम से यहाँ पे मैंने एक लेटर बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने एक अनकंडीशनल जंप लगाया हुआ है और फिर यहाँ फॉरएवर इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, ठीक है। अब ये फॉरएवर का मतलब होता है कि एक इनफाइनाइट लूप चलाना, ठीक है। जहाँ पे भी हम ये फॉरएवर इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे उसका मतलब है कि हम उस प्रोग्राम को रिपीटेडली हम उसको रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये प्रोग्राम को हमेशा रनिंग के ऊपर रखेगा, ठीक है। प्रोग्राम बार-बार रन करेगा, बार-बार रन करेगा। मतलब कि हर इंटरप्ट को जनरेट करने के बाद जैसे ही प्रोसेसर इंटरप्ट को सॉल्व करेगा तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ये फॉरवर्ड इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट का आपने ये याद रखना है कि इसका मतलब है कि प्रोग्राम हमारा बार-बार प्रोग्राम के ऊपर एक इनफाइनाइट लूप चल रहा था, ठीक है। वो बार-बार रन करता है प्रोग्राम। अब जैसे ही प्रोसेसर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इधर ही हमारा कंपाइलर स्टॉप हो जाएगा और कंपाइलर अब वेट करेगा की को प्रेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कीबोर्ड इंटरप्ट जनरेट करना है, ठीक। कीबोर्ड इंटरप्ट जनरेट करने के लिए यूज़र कोई ना कोई की प्रेस करेगा। यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, वो की का वेट करेगा। जैसे ही यूज़र की प्रेस करेगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ऊपर से शुरू हो जाएगी दोबारा से, ठीक है।
अब ये जो उसका पार्ट है ना, जहाँ पे हमने इसको इंटरप्ट को सेट करना होता है, ठीक है? ये वाला इसका पार्ट, ये वाला, यहाँ तक। ये जो है, इसको सिर्फ़ कंपाइलर एक दफ़ा ही एग्ज़ीक्यूट करेगा, ठीक है? यानी कि इस इंटरप्ट को एक दफ़ा ही ये सेट करेगा। और ये जो ऊपर वाला इसका पार्ट है, जहाँ पे हमने की को कंपेयर करना है और फिर उसको डिस्प्ले करवाना है, ये वाला इसका पार्ट, ये बार-बार एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? बार-बार क्यों एग्ज़ीक्यूट होगा? क्योंकि हमने ये वाली स्टेटमेंट लगाई है। ठीक है? फॉर अ प्रोग्राम का पर्पज़ क्या है कि हमें करैक्टर ए प्रेस करना है, ठीक है? तो जैसे ही यूज़र करैक्टर ए प्रेस करेगा, प्रोग्राम की एग्ज़ीक्यूशन यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से शुरू हो जाएगी, यानी कि इंटरप्ट जनरेट होती है ना, जब भी इंटरप्ट को सॉल्व किया जाता है, एंड किया जाता है, तो उसकी एग्ज़ीक्यूशन ये नहीं कि वो दोबारा से शुरू होगा और दोबारा से उस इंटरप्ट को सेट करेगा, बल्कि उसके जहाँ से उसने स्टॉप किया था ना, जहाँ से इंटरप्ट जनरेट हुई थी, वहीं से ही फिर उसकी एग्ज़ीक्यूशन शुरू होती है प्रोग्राम की, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है? ये वाला हमने पहले से ही जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर लिया हुआ है। अब जैसे ही हमने यूज़र ने करैक्टर ए प्रेस किया, यहाँ से उसकी एग्ज़ीक्यूशन शुरू हो प्रोग्राम की, ठीक है? अब करैक्टर ए जैसे ही प्रेस किया यूज़र ने, अब क्या होगा कि यहाँ ये एक एड्रेस है, इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है, ठीक है? आईओ पोर्ट आपने पढ़ा होगा। आईओ पोर्ट एड्रेसेस का मतलब है कि जो फिज़िकल इनपुट पोर्ट्स होता है ना, जिसके साथ हम अपने एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन के लिए। तो उन फिज़िकल इनपुट आउटपुट पोर्ट के यूनिक हर इनपुट आउटपुट फिज़िकल पोर्ट का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम इनपुट आउटपुट एड्रेस कहते हैं, ठीक है? सो उन एड्रेसेस के ज़रिए फिर वो हमारा प्रोसेसर एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये एक ऐसा आईओ पोर्ट एड्रेस है कि जिसके पास जब भी हमने कोई कीबोर्ड के ज़रिए की प्रेस करते हैं ना, तो कैसे कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर के साथ, यानी कि किस तरह प्रोसेसर को पता चलता है कि यूज़र ने कौन-सा की प्रेस किया है। सो हर की का एक स्कैन कोड होता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ है ना आपकी, हर की का एक स्कैन कोड होता है और वो स्कैन कोड इस आईओ पोर्ट के पास जाता है, ठीक है? ये कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है, ये आईओ पोर्ट एड्रेस है। अब इस एड्रेस को हमने एएल के अंदर मूव कर दिया। अब इस एएल के अंदर वो स्कैन कोड है जो यूज़र ने जिस की को प्रेस किया, उस की का स्कैन कोड इसके पास है। फिर हम कंपेयर करेंगे, अब कंपेयर करेंगे हम इस स्कैन कोड से। ये स्कैन कोड है, ठीक है? ये आईओ पोर्ट एड्रेस था, अब ये स्कैन कोड है करैक्टर ए का। इससे क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का पर्पस ही यही है कि हमने प्रेस ही ए करना था, ठीक है? करैक्टर ए प्रेस करना था। तो अगर तो ये इसके इक्वल है, जो यूज़र ने करैक्टर ए अगर प्रेस किया तो उसका ये वाला स्कैन कोड होगा। तो अगर इसके अंदर जो स्कैन कोड है वो इसके इक्वल है, तो हम स्किप के ऊपर जंप नहीं करेंगे। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर जंप करो इफ़ नॉट इक्वल, एन का मतलब है नॉट इक्वल। अगर ये एड्रेस इसके इक्वल नहीं है तो हम स्किप में डायरेक्ट चले जाएँगे, अगर इसके इक्वल है तो हम यहाँ पे आके उसको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है? तो यूज़र ने अगर तो ए प्रेस किया है करैक्टर ए, तो उसका ये वाला स्कैन कोड होगा, वो इससे मैच हो जाएगा। हम स्किप के ऊपर नहीं जाएँगे बल्कि हम अगले स्टेटमेंट में आएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे आने के बाद हमने उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देना है। अब डिस्प्ले किस तरह करवाना है? हमारी स्क्रीन में ना सेल्स बने होते हैं, ठीक है? अब उनमें से जो पहला सेल है ना, स्क्रीन का जो पहला सेल होता है, उसका ये एड्रेस होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये मैंने आपको सीएस कोड 1 में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। और ये हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन एक मेमोरी ही होती है, ठीक है? प्रोसेसर के लिए। उस मेमोरी का ये पहला, उस सेल का ये पहला एड्रेस होता है। उस पहले सेल के अंदर जाके हमारा ये करैक्टर ए डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? तो साथ ये वर्ड क्यों लिखा है? वर्ड होता है 2 बाइट का, तो हर सेल जो 2 बाइट का होता है, ठीक है? 1 बाइट उस करैक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए होता है और 1 बाइट उसके एट्रीब्यूट को, यानी कि उसका कलर क्या है, इस तरह जो जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होती हैं, ठीक है? तो सो हर सेल जो वो 2 बाइट का होता है, एक उस करैक्टर के लिए और एक उस एट्रीब्यूट के लिए। सो यहाँ पे इसलिए वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो एड्रेस है ना, ये 2 बाइट का एड्रेस है, ठीक है? इसके साथ हमने वर्ड लिखा हुआ है। तो हम मूव करेंगे इस ए को, इस जब भी हमने कोई करैक्टर या फिर स्ट्रिंग लिखना होता है ना असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन से यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो इस ए को हमने इस एड्रेस के अंदर मूव करवाना है, तो हमें वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक डिस्प्ले स्क्रीन है बनाई है, तो यहाँ पे वो करैक्टर ए जो है वो हमें इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। ये उस स्क्रीन का पहला एड्रेस है, ये एड्रेस जो है वो ये वाला एड्रेस है, ठीक है? हमेशा हर स्क्रीन का ये पहला एड्रेस यही होता है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू उसके लिए भी याद रखना है। इस एड्रेस में आके ये करैक्टर ए हमें जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक हो गया? सो ये हमारा प्रोग्राम था। और लेकिन अगर यूज़र ने ए करैक्टर के अलावा कोई और करैक्टर
प्रेस किया है, ठीक है, तो वो इससे मैच नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो इससे कंपेयर करना है, ये इसके एनकोड कैरेक्टर 1 है। अगर उसने बी प्रेस किया, कोई और कोई रैंडम सा उसने कोई की प्रेस किया, तो इससे मैच नहीं होगा तो हम स्किप के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम स्किप के ऊपर जंप करेंगे। जैसे ही हम स्किप के ऊपर जंप करेंगे, यहाँ आने के बाद हमने क्या करना है, उस प्रोग्राम को उस इंटरप्ट को एंड कर देना, यानी कि डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवाएंगे बल्कि हम स्किप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि उस इंटरप्ट को अब एंड करना है, ठीक है। सो जैसे हमने यहाँ पे इंटरप्ट को सेट किया था ना आईबीटी टेबल के अंदर यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही इंटरप्ट प्रोसेसर इन उस इंटरप्ट को सॉल्व करेगा, उसको एंड करेगा, तो उसको एंड करने के लिए ये स्टेटमेंट्स होती हैं। अब इनका मतलब क्या है, ये भी एक ना इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस है, ठीक है, ये आईओ पोर्ट एड्रेस है। ये ऐसा एड्रेस होता है जो हमारा इंटरप्ट हैंडलर होता है ना, जब उसको हैंडल करता है, और उसके बाद वो इंटरप्ट हैंडलर इसको ये वाला एड्रेस भेजता है हमारे पीआईसी को। पीआईसी एक ऐसा कंट्रोलर होता है, इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ये एक ऐसा कंट्रोलर होता है जो कि इंटरप्ट को हैंडल करता है। अगर मोर देन वन इंटरप्ट एट अ टाइम जनरेट हो रही है, तो उन तमाम इंटरप्ट को वो हैंडल करता है, ठीक है। जैसे ही इंटरप्ट को एंड किया जाएगा, तो वो जो इंटरप्ट हैंडलर होगा, ये वाला एड्रेस जो है ना, इसको फिर आउट करेगा, यानी कि उसको अब भेजेगा पीआईसी को, ठीक है। उसको पीआईसी को भेजेगा और उसको कहेगा कि अब हमने इंटरप्ट को एंड कर दिया। ईओआई का मतलब है एंड ऑफ इंटरप्ट, ठीक है। एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल इसको भेजेगा। ये सिग्नल ये एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल होता है, ठीक है। सो ये सिग्नल भेजेगा पीआईसी को, और पीआईसी को बताएगा कि हमने इंटरप्ट को एंड कर दिया, अब अगली इंटरप्ट को भेजो, ठीक है। सो ये जो पीआईसी है, इसके पास जितने भी इंटरप्ट होते हैं वो प्रायोरिटी वाइज इंटरप्ट होते हैं, जो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो उसको सबसे पहले भेजता है, ठीक है। सो इस तरह ये काम हो रहा होता है। उसके बाद आई रहता का मतलब है इंटरप्ट रिटर्न, ठीक है। इंटरप्ट जैसे ही एंड होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो ये वाली स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, इंटरप्ट को एंड करने के लिए यूज़ होती हैं, और ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बताई थी, ये इंटरप्ट को सेट करने के लिए आईवीटी टेबल के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। सो यही था हमारा कंसेप्ट। इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा है कि कीबोर्ड इंटरप्ट को किस तरह यूज़ करना है, और हमारा पर्पस था कि हमने करैक्टर ए को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, और वो हमने करवा दिया, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। लैब 10 में जाएँगे। इस लैब में हमने क्या सीखना है, इसमें हम टाइमर इंटरप्ट सीखेंगे। पिछले लैब में हमने कीबोर्ड इंटरप्ट सीखा है, यहाँ हम टाइमर इंटरप्ट सीखेंगे। अब पहले से हम ये देखते हैं कि टाइमर इंटरप्ट कौन सा इंटरप्ट होता है। एक ऐसा इंटरप्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बार-बार जनरेट होता है, ठीक है? यानी कि एक टाइम होता है, उसके कंप्लीट होने के बाद ये फौरी इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है? कि ये एज़ अ अलार्म क्लॉक काम कर रहा होता है। वैसे अलार्म क्लॉक में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अलार्म बजना शुरू होता है। इसी तरह ये भी एक टाइम के बाद बार-बार इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है? तो ये देखेंगे प्रोग्राम का पर्पस क्या है। इसमें एक हम पहले काउंटर बनाएँगे, यानी कि काउंटर के नाम से एक लेबल हम बनाएँगे, ठीक है? फिर उस इंटरप्ट को हम जनरेट करेंगे। अब जितने टाइम वो इंटरप्ट जनरेट होगी, हमें उसको साथ-साथ काउंट करना है, ठीक है? सो ये प्रोग्राम शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले हम पहले स्टेटमेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने जंप करना है सेटअप के ऊपर, सेटअप के नाम के लेबल के ऊपर। तो सेटअप में हम सबसे पहले जाएँगे, ये रहा सेटअप लेबल। यहाँ पे आने के बाद हम जो टाइमर इंटरप्ट है उसको भी सेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछली लैब में इंटरप्ट को सेटअप किया था ना कीबोर्ड इंटरप्ट को, इसी तरह हम टाइमर इंटरप्ट को भी यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने किस लेबल को यूज़ करना है, टाइमर नाम के लेबल की। ये मैंने टाइमर नाम का लेबल बनाया हुआ है। इसके जो स्टेटमेंट्स हैं उसका हम काउंट करेंगे, फिर हम उस इंटरप्ट को एंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आईवीटी टेबल के अंदर टाइमर इंटरप्ट का कौन सा एड्रेस होता है, ठीक है। सो टाइमर इंटरप्ट जो होता है इसका ये इंटरप्ट नंबर 8 होता है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड इंटरप्ट जो है कि उसका इंटरप्ट नंबर 9 है ना, तो यहाँ पे इंट का मतलब होता है इंटरप्ट। तो जो इंट 8 होता है ये टाइमर इंटरप्ट होता है, ठीक है। ये आप याद रखना है। इंट 8 टाइमर इंटरप्ट होता है, और जो इंट 9 होता है वो कीबोर्ड इंटरप्ट होता है। सबसे पहले हम जो टाइमर हमने लेबल बनाया हुआ है उसको इस ऑफसेट एड्रेस के अंदर हम जब वो सेट करेंगे। अब ये एड्रेस हमने कैसे फाइंड किया, जैसे हमने कीबोर्ड इंटरप्ट को फाइंड किया था ना, कीबोर्ड इंटरप्ट के एड्रेस को, उसी तरह 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि हर इंटरप्ट 4 बाइट लेता है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये वाला एड्रेस होगा। सो ये जो पहला एड्रेस होगा ये 2 बाइट का होगा, ठीक है। साथ मैंने वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 बाइट। तो इस 2 बाइट में हमारा जो ऑफसेट का एड्रेस है, ठीक है। तो टाइमर को जो है सबसे पहले इस 2 बाइट एड्रेस में हम सेट करेंगे। उसके बाद जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है उसको हम इस जो अगला 2 बाइट है जो उसके सेगमेंट एड्रेस है वहाँ पे हम उसको सेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमने टाइमर इंटरप्ट को भी जो है सेट किया, ठीक है।
CLI का मतलब है क्लियर इंटरप्ट कि अगर कोई पहली इंटरप्ट को सेव है, कोई पुरानी इंटरप्ट को उसको सबसे पहले हम क्लियर करेंगे, फिर हम अपनी जो न्यू इंटरप्ट है उसको सेट करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद हम जो है वो सेट करेंगे इंटरप्ट फ्लैग को, ठीक है। इंटरप्ट फ्लैग को सेट करने के बाद हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ये क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक इनफाइनाइट लूप चलाना है इस प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। वो बार-बार प्रोग्राम जंप करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमने बार-बार इस प्रोग्राम को रन करना होता है। यानी कि इंटरप्ट जनरेट करने के बाद वो फिर प्रोग्राम को एक्सीक्यूट करेगा, फिर इंटरप्ट जनरेट होगी, फिर प्रोग्राम को एक्सीक्यूट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया टाइमर इंटरप्ट को। अब इसको सेट करने के बाद जो है वो अ, इंटरप्ट जनरेट होगा, ठीक है। जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगा तो यहाँ पे हमने एक लेबल बनाया हुआ है काउंट के नाम से, जिसकी जिसके असाइनमेंट डायरेक्टरी डीपी है, यानी इसके नाम ये इनिशियल वैल्यू 0 यहाँ पे स्टोर किया है। अब ये काउंट के नाम से लेबल क्यों बनाया हुआ है कि जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा ना, जब भी टाइमर इंटरप्ट जनरेट होगा तो साथ-साथ हम उसको काउंट भी करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। उसको इंक्रीज़ करते रहेंगे साथ-साथ। तो जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगा तो इसकी 0 वैल्यू थी, अभी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होके 1 हो जाएगी, ठीक है। अब उस 1 होने के बाद यहाँ पे आने के बाद फिर ये टर्मिनेट करेंगे हम उस इंटरप्ट को, ठीक है। जो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये इंटरप्ट को एंड करने के लिए स्टेटमेंट यूज़ होती है, ठीक है। ये जो है आईओ पोर्ट एड्रेस होता है, इस एड्रेस को हम भेजते हैं, आउट करते हैं पीआईसी के पास, ठीक है। और पीआईसी को हम बताते हैं कि हमने इंटरप्ट को एंड कर दिया हुआ है, ठीक है। सो उसके बाद हम इंटरप्ट रिटर्न करते हैं। जैसे इंटरप्ट रिटर्न करते हैं उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू होगी। दोबारा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है दोबारा से इंटरप्ट जनरेट होगी, ठीक है। इंटरप्ट जैसे ही जनरेट होगी तो काउंटर की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद उस इंटरप्ट को फिर हम एंड करेंगे। फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इंटरप्ट फिर जनरेट होगी, काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर उसको एंड करेंगे आप, फिर कुछ टाइम के बाद इंटरप्ट जनरेट होगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। सो इसी तरह इन्फिनिटी टाइम ये इंटरप्ट जनरेट होता रहेगा और जो काउंट लेबल है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। और साथ-साथ हर इंटरप्ट को जनरेट होने के बाद वो इंटरप्ट एंड भी होगा, ठीक है, इन स्टेटमेंट से। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा कि काउंट टाइमर इंटरप्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने उसको सेट किया, सेट करने के बाद हमने यहाँ पे काउंट नाम का एक लेबल बनाया। उस लेबल में जितने टाइम वो टाइमर इंटरप्ट जनरेट होगा, यानी कि वो एक टाइम के बाद जनरेट होता है, जैसे ही जनरेट होगा तो इस काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगा, ठीक है। साथ-साथ हम उस इंटरप्ट को एंड भी करेंगे, ठीक है। सो ये था इस प्रोग्राम का पर्पस। अभी तक आपने सीख लिया कि कीबोर्ड इंटरप्ट किस तरह जनरेट करते हैं हम प्रोग्राम में और टाइमर इंटरप्ट किस तरह जनरेट करते हैं। अब आगे जाएँगे अगले प्रोग्राम में। यहाँ पे लैब 11 में हमने क्या पढ़ना है कि हमने डिस्प्ले करवाना है एक करैक्टर स्क्रीन के ऊपर टाइमर इंटरप्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ करैक्टर्स हैं ए, बी और सी, ठीक है। इन तीनों कैरेक्टर्स को हमने डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है टाइमर इंटरप्ट को जनरेट करने के बाद, ठीक है। पीछे तो हमने सिर्फ ये सीखा था कि टाइमर इंटरप्ट होता क्या है। अब हम बेसिकली इसको यूज़ करेंगे और यूज़ करने के साथ साथ हम कैरेक्टर्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। यानी कि फर्स्ट टाइम जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा तो हमें कैरेक्टर ए डिस्प्ले होगा, सेकेंड टाइम जब ये जनरेट होगा तो कैरेक्टर बी डिस्प्ले होगा, थर्ड टाइम जब ये जनरेट होगा तो कैरेक्टर सी डिस्प्ले होगा हमें, ठीक है। सो प्रोग्राम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जंप करेंगे सेटअप के ऊपर, डायरेक्टली हम चले जाएँगे सेटअप के ऊपर। यहाँ पे आ जाएँगे, ये रहा सेटअप। यहाँ पे आने के बाद हमने हमने ऊपर माय टाइमर के नाम से एक मैंने लेबल बनाया हुआ है, उसको सबसे पहले उसके ऑफसेट एड्रेस को हम सेट करेंगे, ठीक है। ये वही एड्रेस है टाइमर इंटरप्ट का आईवीटी टेबल के अंदर। फिर उसका ये सेगमेंट एड्रेस है, ठीक है। उसके अंदर हम पोर्ट सेगमेंट रजिस्टर को सेट करेंगे। सेट करने के बाद इंटरप्ट फ्लैग को सेट करेंगे। सेट करने के बाद कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो टाइमर इंटरप्ट को सेट कर लिया। सेट करने के बाद हम जो है वो यहाँ पे मैंने एक लेबल बनाया हुआ है कैरेक्टर्स के नाम। इसके अंदर मैंने पहले से ही 3 कैरेक्टर स्टोर किए हुए हैं। अब 1 बाय 1 मैंने इनको डिस्प्ले करवाना है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और लेबल बनाया हुआ है डिग्गी असेंबली ट्रैक्टर को यूज़ करते हुए जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएँ, माय टाइमर लेबल जो मैंने बनाया है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0 है। इस 0 को एएल के अंदर मूव करेंगे। उसके बाद हमने कैरेक्टर के अंदर जब प्लस करेंगे एएल, एएल के अंदर वैल्यू 0 है, ठीक है। 0 को जब हम कैरेक्टर में प्लस करेंगे, तो जब कैरेक्टर में 0 प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हम जो पहली वैल्यू होगी उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने हर जो कैरेक्टर है उसको सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। कैरेक्टर स्ट्रिंग को हमें हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर करना होता है। सी एएल के अंदर 0 था, 0 प्लस यहाँ पे कैरेक्टर ए आ गया। इस कैरेक्टर ए को बीएल के अंदर मूव करेंगे। अब बीएल के अंदर कैरेक्टर ए चला गया। अब इस बीएल को हमने डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए इस एड्रेस को हम यूज़ करेंगे। ये डिस्प्ले स्क्रीन का पहले साइड का एड्रेस है, ठीक है, जो पीछे भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस एड्रेस के अंदर
जो बीएल के अंदर जो करैक्टर है वो चला जाएगा और हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आके डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा ना और बीएल की वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, उसी टाइम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इधर ही स्टॉप हो जाएगी और वो करैक्टर हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें जो है वो करैक्टर ए डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह, ठीक है, पैलेट एड्रेस के ऊपर। इसी तरह उसके बाद क्या होगा, हम इस एल की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। इनिशियल वैल्यू उसके अंदर क्या थी, 0 थी, ठीक है। एल के अंदर हमने 0 वैल्यू मूव की थी ना, ये आई के अंदर 0 वैल्यू थी और अब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम कंपेयर करेंगे, अगर तो एल की वैल्यू 3 से बिलो है, ठीक है, अगर 3 से कम है तो हम स्किप में चले जाएंगे, अगर इससे बिलो नहीं है तो हम जो अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एल की वैल्यू 3 से बिलो है तो हम स्किप में डायरेक्ट चले जाएंगे। एल के अंदर अब इंक्रीज होने के बाद क्या वैल्यू हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। पहले 0 था, अब इसके अंदर 1 चला गया। अब हम स्किप के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब एल की वैल्यू को हमने आई के अंदर मूव करना है। अब आई के अंदर 1 चला जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे ही आई के अंदर 1 चला जाएगा यहाँ पे हमारा इंटरप्ट जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कैरेक्टर ए को डिस्प्ले करवाने के बाद इंटरप्ट एंड हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हमने एंड ऑफ इंटरप्ट स्टेटमेंट यूज़ की है, ठीक है। ये हम एड्रेस भेजेंगे पीआईसी को कि हमने इंटरप्ट को एंड कर दिया, अब हमें अगली इंटरप्ट भेजो। इधर ही प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये जो टाइमर इंटरप्ट है फिर से जनरेट होगा। यहाँ पे हम जब वो टाइमर इंटरप्ट यूज़ करना है तो दोबारा से जब जनरेट होगा तो अब फिर से दोबारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। अब यहाँ पे हमने आई के अंदर क्या है, अब 1 चला गया है, ठीक है। जब हम इंक्रीज किया था उस मान को एल के अंदर मूव करना है। अब एल के अंदर 1 चला गया तो 1 एक करैक्टर के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमें ये वाला करैक्टर मिलेगा। अब यहाँ पे बी करैक्टर को बीएल के अंदर मूव करेंगे। अब बीएल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम फिर से इस एड्रेस के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि पहले हमने ए को डिस्प्ले करवाया था इसी पहले सेल के अंदर, अब हम उसकी जगह यहाँ पे बी करैक्टर को डिस्प्ले करवाएं। पहले ए डिस्प्ले करवाया था ना यहाँ पे, तो जैसे ही उसको हमने इंटरप्ट को एंड किया था ना, तो ये उसी टाइम ये जो करैक्टर था ये भी हमें डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। सो अब हमने बी को इस एड्रेस के अंदर मूव करना है, तो यहाँ पे अब ए की जगह जो है वो बी डिस्प्ले होगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे, एल को इंक्रीज करेंगे, अब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 अभी भी 3 से लेस है, हम स्किप के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही हम स्किप में आएंगे यहाँ पे आने के बाद एल के अंदर जो 2 है वो आई के अंदर चला जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। अब हमने फिर उस इंटरप्ट को एंड कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही इंटरप्ट एंड होगा कुछ टाइम के बाद फिर से इंटरप्ट जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम टाइमर इंटरप्ट पा रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद फिर से जनरेट होगा। जैसे ही जनरेट होगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिर से शुरू होगी। यहाँ पे अब आई के अंदर 2 चला गया, 2 को एल के अंदर मूव करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 करैक्टर के अंदर 2 प्रेस करेंगे तो हमें सी वाला जो करैक्टर है ये हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे सी आ जाएगा, सी को बीएल के अंदर मूव करेंगे। अब बीएल के अंदर सी चला गया, इस सी को अब हम उस एड्रेस में मूव करेंगे। अब जब हमने इंटरप्ट को एंड किया था ना, तो ये जो करैक्टर बी था ये भी यहाँ से हमें रिमूव हो जाएगा और अब जो यहाँ इसके अंदर सी है, सी अब इस एड्रेस में पहले एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे आके हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा सी पहले सेल के अंदर, ठीक हो गया। सो उसके बाद क्या होगा, एएल के अंदर वैल्यू इंक्रीज होगी। अब एएल की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू जब तक बिलो थी हम स्किप के ऊपर जंप कर रहे थे। अब जैसे ही इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है तो हम स्किप के ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि हम इस स्टेटमेंट को एक्सीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने 0 को दोबारा एएल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक। अब एएल की वैल्यू दोबारा 0 हो गई। अब इसका मतलब ये है कि अब ये जो क्योंकि हमने टाइम इंटरप्ट यूज़ किया है ना, तो दोबारा जब एएल की वैल्यू 0 होगी हम फिर से 1 बाय 1 ए करैक्टर को डिस्प्ले करवाएंगे। फिर उस इंटरप्ट को हम एंड करेंगे, फिर दोबारा एक टाइम के बाद टाइम इंटरप्ट फिर जनरेट होगा, फिर बी डिस्प्ले करवाएगा, फिर इंटरप्ट को एंड करेंगे, फिर जब वो करैक्टर सी डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है, जैसे ही टाइम इंटरप्ट अकर होगा। तो इसी तरह ये बार-बार ये तीनों करैक्टर हमें डिस्प्ले होंगे इन्फिनिटी टाइम कि हमने यहाँ पे टाइमर इंटरप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बार-बार 1 बाय 1 हमें ये करैक्टर डिस्प्ले करवाएगा और पहले सेल में ही हमें डिस्प्ले करवाएगा 1 बाय 1 सारे करैक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम एड्रेस यूज़ कर रहे हैं वो हम पहला एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, हम इसी सेल में बार-बार वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। सो पहला करैक्टर रिमूव हो जाएगा और जो अगला करैक्टर होगा वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा, ठीक हो गया। सो ये था हमारा ये वाला प्रोग्राम।
होप सो कि आपको समझ आई होगी। लैब 13 में चलते हैं। इस लैब का कंसेप्ट क्या है कि हमें यहाँ पे जैसे कीबोर्ड इंटरप्ट को यूज़ करना सीखना है और इसमें हमें क्या करना है कि कैरेक्टर एस को हमें डिस्प्ले करवाना है डिस्प्ले से थीम के ऊपर और कीबोर्ड इंटरप्ट को यूज़ करते हुए और अगर तो हम यूज़र जो है वो एस प्रेस नहीं करता, ठीक है, कैरेक्टर एस को प्रेस नहीं करता, तो वो ओल्ड इंटरप्ट को यूज़ करेगा, ठीक है। सो क्या हम पर्पस है कि हमें जो है वो एस कैरेक्टर प्रेस करना है, अगर प्रेस नहीं करेंगे तो हम ओल्ड इंटरप्ट को यूज़ करेंगे। सो प्रोग्राम को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जंप करेंगे सेटअप के ऊपर। सेटअप के ऊपर सेटअप का जो वेरिएबल है वहाँ पे जाएँगे। वहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने 2 काम करने हैं। वो क्या करना है कि हमने ओल्ड इंटरप्ट को पहले हमने सेव करना है, ठीक है? और फिर हम एक जो न्यू इंटरप्ट है, जो कीबोर्ड इंटरप्ट हमने जनरेट करनी है एस को प्रेस करने के लिए, तो वो उसको हम सेट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्लियर इंटरप्ट करेंगे, जो अगर कोई इंटरप्ट है जिसको सबसे पहले क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो ओल्ड इंटरप्ट है उसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम न्यू इंटरप्ट को जनरेट करेंगे। अब सेव कैसे करेंगे? उसको सेव करने के लिए ऊपर मैंने एक लेबल बनाया हुआ है। इस ओल्ड इंटरप्ट को सेव करने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको सेव करना है तो मेमोरी के अंदर जो वो जगह लेगा, ठीक है, मगर उसको उसके लिए मैंने एक ओल्ड आईएसआर के नाम से, यानी कि ओल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन के नाम से मैंने एक लेबल बनाया है, जिस यहाँ पे सबमिट एक्टिव डी यूज़ किया है। डी का मतलब डिफाइन डबल, और ये 4 बाइट का होता है डबल जो है, इसके अंदर इनिशियल 0 है। अब यहाँ पे 4 बाइट का मैंने क्यों किया है, क्यों यूज़ किया है सबमिट एक्टिव, क्योंकि जो मैं इंटरप्ट सेव करने हैं वो 4 बाइट के हैं, ठीक है। हर इंटरप्ट जो है वो आइवरी टेबल के अंदर 4 बाइट लेता है, इसलिए यहाँ पे मैं डिफाइन डबल यूज़ किया। सो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ओल्ड इंटरप्ट को इस 4 बाइट के अंदर स्टोर करना है। सो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ओल्ड इंटरप्ट है, जो ओल्ड कीबोर्ड इंटरप्ट है, उसका ये जो है ये ऑफसेट एड्रेस है, इसको हमें एएक्स के अंदर मूव करना है। सो इसके अंदर ये जो अ ऑफसेट का एड्रेस है, इसको हमने सेट कर देना है ओल्ड आईएसआर के लिए, ठीक है। यानी कि इन 2 स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑफसेट, जो ओल्ड इंटरप्ट है, उसके ऑफसेट को हम इस 2 बाइट के अंदर सबसे पहले हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले उसके ऑफसेट को सेट करेंगे, फिर हम उसके अगर हम 20 मोड 2 प्लस करें तो हमें सेगमेंट का एड्रेस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 2 बाइट प्लस करें तो हमें अगली जो सेगमेंट एड्रेस होता है वो मिलता है। क्योंकि 4 बाइट में पहले 2 बाइट ऑफसाइड एड्रेस के होती हैं और अगली 2 बाइट सेगमेंट एड्रेस के होती हैं। अब यहाँ पे हम उसके सेगमेंट एड्रेस को जो ओल्ड आईएसआर लेबल था उसमें जब हम 2 प्लस करें तो इसका मतलब है कि हमें ओल्ड ओल्ड आईएसआर जो लेबल बनाया वो 4 बाइट का बनाया ना, तो उसकी फर्स्ट 2 बाइट में हम सेट करेंगे उसके जो ओल्ड इंटरप्ट है उसके ऑफसेट को, और उसके अंदर जब हम प्लस करें तो अगली 2 बाइट आएँगी ना, तो उसके अंदर अब हमने जो उस ओल्ड आईएसआर का सेगमेंट होगा उसको अब हमने सेट कर देना है, स्टोर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह हमने ओल्ड इंटरप्ट को सेव करना है, ठीक है। पहले उसके ऑफसेट को, ओल्ड इंटरप्ट के ऑफसेट को हमने ओल्ड आईएसआर की पहली 2 बाइट के अंदर स्टोर करना है, फिर उसके अगली 2 बाइट के अंदर मैंने उसके सेगमेंट एड्रेस को स्टोर करना है। तो इस तरह एक जो 4 बाइट का ओल्ड इंटरप्ट होगा, जो ओल्ड कीवर्ड इंटरप्ट है, इस तरह हमें उसको सेव करना होता है। उसके बाद जो हमने न्यू कीबोर्ड इंटरप्ट जनरेट करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे उसकी 4 बाइट को यहाँ सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? न्यू आईएसआर के नाम से मैंने ऊपर लेबल बनाया हुआ है, ठीक है? जहाँ पे हम इस इंटरप्ट को जनरेट करेंगे। तो उसके पहले हमने 2 बाइट को सेट करना है, फिर ऑफसेट के एड्रेस को, फिर हमें उसके सेगमेंट को एड्रेस को सेट करना है, ठीक है? जो पहले भी हम ये पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, पीछे प्रोग्राम में भी बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। उसके बाद यहाँ पे सेट इंटरप्ट वाला जो फ्लैग है उसको सेट करेंगे, ठीक है? जब हम सेट करेंगे फिर ही हम जो है वो इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। प्रोग्राम जैसे ही स्टॉप होगा वो अब की का वेट करेगा, ठीक। पर्पस क्या है प्रोग्राम का कि यूज़र ने एस को एंटर करना है, ठीक है? एस करैक्टर को, एस की को अगर वो एंटर करेगा फिर ही हम उसको डिस्प्ले करवाएँगे। अगर वो एस के अलावा कोई और की प्रेस करेगा तो हम ओल्ड इंटरप्ट यूज़ करेंगे जो हमने सेव की हुई है, ठीक है? सो अब यूज़र ने फॉर एग्ज़ाम्पल एस ही प्रेस किया है, ठीक है? एस की प्रेस की है, तो वो जो उस की का जो स्कैन एड्रेस होगा, वो स्कैन एड्रेस इस आईओ पोर्ट एड्रेस के पास चला जाएगा, ठीक है? मैंने आपको बताया था ये आईओ पोर्ट एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है, हमारे प्रोसेसर को बताता है कि हमने किस स्कैन कोड के की को हमने यूज़र ने प्रेस किया है, ठीक है? सो अगर यूज़र ने एस प्रेस किया है तो उसका स्कैन कोड इस आईओ पोर्ट के पास है, उसको एएल के अंदर हम इन कर देंगे, यानी कि इसके अंदर हम भेज देंगे, और उसके बाद
हम कंपेयर करेंगे, ये जो स्कैन कोड है ना, ये एस का स्कैन कोड है क्योंकि इससे हमने कंपेयर करना है और इसके अंदर जो वो स्कैन कोड है जो यूज़र ने एंटर किया है, ठीक है, जो यूज़र ने की प्रेस किया। अब यूज़र ने भी एस ही प्रेस किया तो इसका मतलब यूज़र का भी यही एड्रेस होगा। तो आप अगर तो ये एड्रेस इस एड्रेस से मैच हो जाएगा तो हम जो है वो स्किप के ऊपर नहीं जाएँगे बल्कि इसको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएँगे, ठीक है। कंडीशन क्या है, जंप नॉट इक्वल, जंप इफ नॉट इक्वल। अगर ये एड्रेस इस एड्रेस के इक्वल नहीं है तो हम स्किप में जाएँगे, इसको प्रिंट नहीं करेंगे। अगर तो ये इस एड्रेस के इक्वल है तो हम इस स्किप में नहीं जाएँगे, हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब यूज़र ने ऐसे ही प्रेस किया है तो इससे मैच हो चुका है इस स्कैन कोड से। अब हम स्किप के ऊपर नहीं जाएँगे, अब हम उस एस करैक्टर को इस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हम डिस्प्ले करवा लेंगे। अब जैसे ही ये एस इस एड्रेस के ऊपर जाएगा तो प्रोग्राम उधर ही रुक जाएगा, इधर ही इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी और वो जो एस होगा वो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर इस तरह या वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा पर्पस इस प्रोग्राम का। सो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने एस की प्रेस नहीं की बल्कि उसने कोई और की प्रेस की है, ठीक है, तो इससे मैच नहीं होगा, इस स्कैन कोड से मैच नहीं होगा। तो अगर तो नॉट इक्वल है, मैच नहीं होगा तो हम स्किप में जाएँगे, इसको डिस्प्ले नहीं करवाएँगे, इस स्टेटमेंट को हम छोड़ देंगे, स्किप के ऊपर जाएँगे, यहाँ स्किप के ऊपर आ जाएँगे और यहाँ पे हम जंप करेंगे इस ओल्ड आईएसआर के ऊपर, ठीक है? ये जो ओल्ड आईएसआर हमने लेबल बनाया था ना, जिसके अंदर हमने 4 बाइट का ओल्ड कीबोर्ड इंटरप्ट हमने सेव किया था, उस इंटरप्ट को अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम का पर्पस क्या था, अगर यूज़र एस प्रेस करेगा तो उसको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, अगर वो एस नहीं प्रेस करेगा तो हम उसके ओल्ड कीबोर्ड इंटरप्ट को यूज़ करें, ठीक है। ओल्ड कीबोर्ड इंटरप्ट कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसको जो हमें सबसे पहले तो हमें इसको सेव कर देना है, उसके ओल्ड कीबोर्ड इंटरप्ट को यू को भी हमें इस तरह सेट कर देना है, ठीक है। सो ये हमारा प्रोग्राम था इस लैब का। उसके बाद चलते हैं हम अगली लैब में, लैब 13 में। हमें हमने फिर से कीबोर्ड इंटरप्ट को यूज़ करना है और कीबोर्ड इंटरप्ट को यूज़ करते हुए हमने कीबोर्ड पे से कैरेक्टर ए को प्रेस करना है। जैसे ही यूज़र कैरेक्टर ए को प्रेस करेगा तो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हमें ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, यू प्रेस्ड ए, ठीक है। सो प्रोग्राम शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हम पहली ही स्टेटमेंट ये वाली लगाएंगे जो हम हर प्रोग्राम से पहले ही लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जंप करेंगे सेटअप के ऊपर। जैसे ही सेटअप के ऊपर हम जंप करेंगे डायरेक्ट हमारा कंट्रोल सेटअप के ऊपर चला जाएगा, हम जहाँ पे है सेटअप लेबल है। और सबसे पहले तो हम क्लियर इंटरप्ट करेंगे, जो भी अगर इंटरप्ट जनरेट है तो उसको सबसे पहले क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमने न्यू इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए उसके 4 बाइट को सेट करना है, ठीक है। आईबीटी टेबल के अंदर 2 बाइट के उसके ऑफसेट एड्रेस को सेट करेंगे और 2 बाइट के उसके सेलमर एड्रेस को सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर हम जो सेट इंटरप्ट फ्लैग है उसको सेट करेंगे। उस थोड़ा जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो यूज़र जो है वो इंटरप्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है। वो इसेबल हो जाता है कि वो इंटरप्ट जनरेट करे। उसके बाद यहाँ पे हमने इनफाइनाइट लूप भी यूज़ किया हुआ है, ठीक, फॉरएवर का लूप यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और इसका मतलब है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बार-बार होगी, ठीक है। इंटरप्ट जनरेट करने के बाद फिर एग्जीक्यूशन होगी। सो उसके बाद क्या होगा कि प्रोग्राम वहाँ स्टॉप होगा, यूज़र जो है वो की प्रेस करेगा, कंपाइलर जो है वो की का वेट करेगा और क्योंकि यूज़र ने यहाँ पे एक ही प्रेस करनी है। अगर वो एक ही प्रेस करेगा तो हम मैसेज डिस्प्ले करवाएँगे, अगर वो एक ही प्रेस नहीं करेगा तो हम मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाएँगे, बल्कि हम इंटरप्ट को एंड कर देंगे, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र ने कैरेक्टर ए को ही प्रेस किया है, ठीक है, ए की प्रेस की है और वो चली जाएगी इस आईओ पोर्ट के पास, ये आईओ पोर्ट एएल के अंदर मूव करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, एएल के अंदर वो स्कैन कोड है जो हमने की प्रेस की है, ठीक है। तो अगर तो मैंने ए की प्रेस की है तो इसके अंदर कैरेक्टर ए का स्कैन कोड होगा। सो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर ए का स्कैन कोड लिखा है। अगर तो एएल के अंदर जो स्कैन कोड है वो इसके इक्वल है तो हम स्किप में नहीं जाएँगे बल्कि अगली स्टेटमेंट में जाकर हम मैसेज को डिस्प्ले करवाएँगे। लेकिन अगर तो यहाँ पे नॉट इक्वल है, ठीक है, अगर एएल के अंदर जो स्कैन कोड है वो इस स्कैन कोड के इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे स्किप लेबल के ऊपर, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही प्रेस की है सो उसका एड्रेस उसका स्कैन कोड इसके इक्वल होगा। जैसे ही इक्वल होगा कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हम स्किप के ऊपर नहीं जाएँगे बल्कि हम यहाँ पे आके उस मैसेज को डिस्प्ले करवाएँगे, ठीक है। मैसेज क्या है यहाँ पे, मैंने मैसेज नाम का यहाँ पे एक लेबल बनाया हुआ है, एक जहाँ पे असेंबली टैग मैंने डिफाइन बाइट यूज़ किया यानी कि 2 बाइट का और यहाँ पे जब भी
हमने कोई भी स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना होता है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, तो उसको हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अगर तो ए को पास किया तो हम ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद कॉमे के बाद यहाँ पे मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर डॉलर साइन की यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो के, तो ये लिखना लाजमी होता है। अगर जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ना, तो जब इस टेक्स्ट को देखेगा ना, जब भी हमने कोई स्ट्रिंग लिखनी है ना, कोई टेक्स्ट हमने लिखना है सिंगल कोटेशन के अंदर, तो उसके बाद लाजमी हमने डॉलर साइन लाजमी लगाना है उसके एंड पे, ठीक है। ये क्यों लगाना है कि कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा, तो जैसे ही वो इस डॉलर साइन को चेक करेगा, तो वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा और वो ये कंसिडर करेगा कि ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है। यानी कि जो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है वो ये वाला करवाना है, ठीक है। यानी कि इसको हम एंड ऑफ स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग जो भी डिस्प्ले करवानी है, जो भी हमने मैसेज शो करवाना है, उसको एंड करने के लिए ये साइन यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अगर तो कंपाइलर को ये डॉलर साइन नहीं मिलता, अगर यूज़र ही यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लिखेगा, तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर हमें ये भी डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन इसको डिस्प्ले करवाने के बाद वो हमें कारबैक डेटा भी डिस्प्ले करवाएगा डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो इसीलिए जो हमें रियल डेटा जो हमने डिस्प्ले करवाना है, हम चाहते हैं कि अगर सिर्फ वही डिस्प्ले हो डिस्प्ले के ऊपर, तो हमने लाजमी उसके बाद डॉलर साइन लगाना है, ठीक है। सो अगर ना लगाएंगे तो हमें जो है वो कुछ कारबैक डेटा भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो रियल डेटा को शो करवाने के लिए ये आपने लास्ट में लगाना होता है। अब जैसे ही वो अब जो भी यूज़र ने करेक्टर ए प्रेस किया वो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे आके हम जो मैसेज है, ये जो मैसेज का हमारा लेबल है, ठीक है, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस मैसेज को हमने मूव करना है डीएक्स रजिस्टर के अंदर। डीएक्स रजिस्टर के अंदर मूव करने के बाद हमने यहाँ पे जब भी कोई स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी होती है ना, तो हम ये डॉस फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डॉस फंक्शन है जो कि 09H है। 09H को AH के अंदर मूव करेंगे। तो अगर हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो हम ये वाला डॉस फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें 09H को AH के अंदर मूव करेंगे और उसके बाद हमने इंटरप्ट जनरेट करनी है ये वाली, ठीक है। जैसे ही हम 21H इंटरप्ट जनरेट करेंगे, प्रोग्राम रुक जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम स्टॉप होगा तो जो भी मैसेज है वो हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। जब भी हमने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो हमें ये डॉस फंक्शन यूज़ करना है। ये डॉस फंक्शन यूज़ होता है टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। तो जो भी टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले के ऊपर हमें डिस्प्ले करवा देगा इस इंटरप्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र ने ए कैरेक्टर प्रेस नहीं किया, तो हम इस स्किप के ऊपर जाएँगे। इन स्टेटमेंट को हम एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या हमारा पर्पस था कि अगर ए प्रेस करेगा भले ही हम मैसेज को डिस्प्ले कराएँ। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा अगर उसने ए प्रेस नहीं किया, तो क्या होगा कि हम स्किप के ऊपर जाएँगे। स्किप के ऊपर आने के बाद हम उस इंटरप्ट को एंड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरप्ट रिटर्न कर देंगे, ये एंड ऑफ इंटरप्ट है, ठीक है। ये जो हमारा आईओ पोर्ट है ये चला जाएगा पीआईसी के पास और पीआईसी के पास जैसे ही जाएगा, सो उससे ये कहेगा कि इंटरप्ट को हमने एंड कर दिया, आप अगली इंटरप्ट को भेजो, ठीक है। सो ये हमारा प्रोग्राम का पर्पस था। इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा कि किस तरह मैसेज को डिस्प्ले करवाना होता है, कि सो ये आपने डॉस फंक्शन याद रखना है मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद चलते हैं लैब 14 में। इस लैब में फिर से हमने कीबोर्ड इंटरप्ट को यूज़ करना है, या हमने एंटर की को प्रेस करना है, ठीक है। अपवर्ड में जो एंटर की होती है उसको प्रेस करना है और उसकी आस्की कोड को यहाँ पे हमने कंपेयर करना है, ठीक है। सो उसकी आस्की कोड 13 होती है, ठीक है, जो कि एंटर की होती है। और अगर उसकी आस्की कोड हमारी मैच हो जाती है, तो हमने डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है यू प्रेस्ड एंटर, ठीक है। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैसेज के नाम से लेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे मुझे कॉलन लगाना याद नहीं रहा, यहाँ पे कॉलन भी आएगा, ठीक है। लेबल के नाम के बाद हमेशा कॉलन यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डीबी के असाइनमेंट यूज़ करेंगे और ये वाला मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। यू प्रेस्ड एंटर और उसके बाद हमने ये डॉलर साइन लगाना है। सो प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब जब यूज़र कोई भी की एंटर करेगा, तो वो हम इस डॉस फंक्शन से हमें पता चलेगा, इससे हम रीड करेंगे, ठीक है। इस डॉस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। 01H वैल्यू को AH के अंदर मूव करेंगे और जैसे ही हम ये इंटरप्ट 21 जनरेट करेंगे, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी और प्रोग्राम कंपाइलर जो वो की का वेट करेगा, ठीक है। और जब तक यूज़र की प्रेस नहीं करेगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं होती। सो जैसे ही यूज़र की प्रेस करेगा, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू होगी जहाँ से इंटरप्ट अकर हुआ था, ठीक है। इंटरप्ट यहाँ से अकर हुआ था, यानी कि उसकी अगली स्टेटमेंट से हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यूज़र ने जो भी की एंटर की है, अगर तो उसकी अगर तो उसकी आस्की इस 13 के इक्वल है, तो हम इस एंटर के लेबल के ऊपर जंप करेंगे। अगर तो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं जाएँगे, बल्कि हम अगले स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो एएल के अंदर वो आस्की नंबर है जो
की यूज़र ने प्रेस की है, ठीक है? क्योंकि यूज़र ने एंटर की प्रेस किया, तो एंटर की आस्की 13 होती है और 13 जो है वो 13 के इक्वल होती है, तो हम जो है इस एंटर में जंप करेंगे। जैसे ही हम इस एंटर में जंप करेंगे, यहाँ पे आने के बाद अगर हमने मैसेज को डिस्प्ले करवाना है तो हम ये डॉस होगा 0 ना एच, ठीक है? जो हमने पीछे प्रोग्राम में भी यूज़ किया था। और उसके बाद हमने जो भी हमारा मैसेज है, उस मैसेज को हमने जो ऊपर मैसेज नाम का हमने लेबल बनाया था ना, उसके अंदर जो मैसेज है उसको हमें डीएक्स के अंदर मूव कर देना है और फिर हमें इंटरप्ट 21 जनरेट करनी है। जैसे ही इंटरप्ट जनरेट करेंगे, प्रोग्राम उधर ही स्टॉप हो जाएगा और जो मैसेज है यू प्रेस्ड एंटर हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है? सो अगर तो यूज़र ने एंटर की प्रेस नहीं की, तो उसकी आस्की इस 13 के इक्वल नहीं होगी। अगर नहीं होगी इक्वल, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम इस एंटर पे नहीं जाएँगे, बल्कि हम इस स्टेटमेंट का 0 बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम जंप करेंगे एग्ज़िट लेबल के ऊपर। जहाँ पे एग्ज़िट वाला लेबल है, वहाँ पे हम डायरेक्ट चले जाएँगे। तो ये है एग्ज़िट, यहाँ पे हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे, ठीक है? सो प्रोग्राम का पर्पज़ क्या था कि हमने एंटर की प्रेस करनी थी। अगर इस एंटर की आस्की नंबर जो है वो इस नंबर से मैच हो जाएगा, तो हमने इसको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर इस डॉस फंक्शन को यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवाना है। और अगर तो वो 13 के इक्वल नहीं है, तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे एग्ज़िट के ऊपर और हम प्रोग्राम को जो है वो टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? इस प्रोग्राम का क्या पर्पस है कि यूज़र कीबोर्ड में से कोई एक की प्रेस करेगा और हम चेक करेंगे कि वो की जो है वो वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है? सो प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि एक करैक्टर होगा, यूज़र एंटर करेगा और अगर तो वो वोवेल लेटर होगा, तो हम डिस्प्ले करेंगे वी स्क्रीन के ऊपर, पर अगर तो वो कॉन्सोनेंट लेटर में होगा, तो हम सी को डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? सो बहुत ईज़ी प्रोग्राम है, इसको भी हम समझ लेते हैं। सो पहले तो हम इनिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो लगाएँगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉस फंक्शन यूज़ करेंगे करैक्टर को रीड करने के लिए। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जब भी कोई यूज़र एंटर करता है ना करैक्टर, उसको रीड करने के लिए होती है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए होती है, ठीक है? तो जब भी हम इंटरप्ट 21 को जनरेट करते हैं, तो प्रोग्राम हमारा उधर ही रुक जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम स्टॉप होगा, इधर ही प्रोग्राम तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? और जो कंपाइलर होगा वो की का वेट करेगा। अब कीबोर्ड में से यूज़र कोई एक की प्रेस करेगा, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो आई की प्रेस करता है, ठीक है? जैसे ही वो आई को प्रेस करेगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू होगी जहाँ पे इंटरप्ट अकर हुआ था। यहाँ पे इंटरप्ट अकर होगा, तो यहाँ से आगे अगली जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा कंपाइलर, ठीक है? सो जो भी यूज़र ने की प्रेस किया ना, वो इस ईएल के अंदर है, उसको अब हम मूव करेंगे बीएल के अंदर, ठीक है? अब हमें कंपेयर करना है इस बीएल के अंदर वो की है जो यूज़र ने एंटर की है, ठीक है? अब कंपेयर करेंगे, अगर तो वो की इस ए के इक्वल है, तो हम वोवल जहाँ पे लेबल है वहाँ पे जंप करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर तो वो की ई के इक्वल है, अब हमें पता है कि वोवल लेटर 5 वोवल लेटर होते हैं, ठीक है? अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल लेटर्स होते हैं और इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। सो अगर तो जो यूज़र ने की एंटर की है वो ई के इक्वल है, फिर हम वोवल के ऊपर ही जंप करेंगे। अगर तो वो आई के इक्वल है, फिर हम वोवल के ऊपर ही जंप करेंगे। अगर वो ओ के इक्वल है, तो फिर हम वोवल लेबल के ऊपर जंप करेंगे। अगर वो यू के इक्वल है, तो हम फिर से वोवल के ऊपर ही जंप करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो 5 ही वोवल लेटर्स हैं, ठीक है? सो अगर इन 5 में से यूज़र ने कोई की एंटर की है, तो हम जो वोवल लेबल है वहाँ पे जंप करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आई एंटर किया था ना, तो आई के इक्वल है, बी एल जो है वो आई के इक्वल है, तो हम डायरेक्ट वोवल के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? सो डायरेक्ट हम जंप करेंगे वोवल के ऊपर। ये रहा वोवल लेबल। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है कि अब वी लेटर को हमने डीएल के अंदर मूव कर देना है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पर्पस क्या था प्रोग्राम का, कि अगर वो वोवल लेटर्स में से कोई एक की प्रेस करेगा, तो हम वी को डिस्प्ले करवाना है हमने डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है? सो तो कोई वोवल की एंटर की है, तो हम डायरेक्ट वोवल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने वी को अब मूव करना है डीएल के अंदर, ठीक है? वी जो करैक्टर है, इसको डीएल के अंदर मूव करने के बाद हम जंप करेंगे शो लेबल के ऊपर। अब हम डायरेक्ट शो लेबल के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने फिर से उसी वी को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए डॉस फंक्शन यूज़ करेंगे। अब ये 0 टू एज फिर से हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो डॉस फंक्शन है, ये डिस्प्ले करवाने के लिए होता है, ठीक है? सो जो हमने वी को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो ये 0 टू एज को हम एल के अंदर मूव करेंगे और फिर इंटरप्ट जनरेट करेंगे। जैसे ही इंटरप्ट जनरेट करेंगे, प्रोग्राम रुक जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम स्टॉप होगा, तो हमें डिस्प्ले स्क्रीन के पहले सेल में हमें जो है वो ही डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद उसके बाद हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है, ठीक है? लेकिन अगर यूज़र ने वोवेल में से कोई भी लेटर एंटर नहीं किया, ठीक है? इन 5 में से कोई भी की एंटर नहीं की, कोई भी की प्रेस नहीं की, तो हम जंप करेंगे कॉन्सोनेंट के ऊपर।
ठीक है? जहाँ पे कॉन्सोनेंट का लेबल है हम डायरेक्ट वहाँ पे जंप करेंगे। सो ये रहा कॉन्सोनेंट। यहाँ पे अब हमने सी को डीएल के अंदर मूव करना है, ठीक है? सो क्योंकि कॉन्सोनेंट की अगर प्रेस किया था तो हम कॉन्सोनेंट लेबल के ऊपर डायरेक्ट आ जाएँगे। यहाँ पे आने के बाद हमें सी को डीएल के अंदर मूव करना है। फिर हम शो के अंदर जाएँगे, यहाँ शो लेबल में हमने क्या करना है, फिर से इसी डॉस फंक्शन को चलाना है अब इस सी को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है? क्योंकि अगर उसने कोई कांस्टेंट लेटर एंटर किया है, तो हम इस डॉस फंक्शन को जब चलाएँगे, इस इंटरप्ट को जब हम यूज़ करेंगे, प्रोग्राम रुक जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम रुकेगा, तो हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर सी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है? अगर तो उसने वोवेल लेटर डिस्प्ले करवाया, तो हमें इस स्क्रीन के ऊपर वी डिस्प्ले होगा। अगर उसने कॉन्सोनेंट लेटर एंटर किया है, कोई कॉन्सोनेंट की एंटर किया है, तो हमें ये सी डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है? सो बहुत ईज़ी प्रोग्राम था। इस तरह के प्रोग्राम पेपर में आ जाते हैं और अगर तो आ जाए तो आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ यही प्रोग्राम लिखना है, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं अगली लैब में। हमारी लास्ट यहाँ की लैब है लैब नंबर 16। इस लैब में क्या कंसेप्ट होगा कि एक वर्ड होगा, उसको हमने रिवर्स करना है। सो पर्पस क्या है प्रोग्राम का कि हेलो वर्ड होगा, ठीक है? इस वर्ड को हमने डिस्प्ले करके स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, ठीक है? सो प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पहली स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने जो हेलो वर्ड है उसको उसके लिए यहाँ पे वर्ड 1 के नाम से यहाँ मैंने लेबल बनाया हुआ है, फिर कोलन यूज़ करेंगे, फिर असेंबली डायरेक्टिव बाइट का यूज़ करेंगे, यानी कि हर कैरेक्टर जो है वो मेमोरी के अंदर एक-एक बाइट के अंदर जाकर स्टोर होगा, ठीक है? अब हमने इसी हेलो को जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है इन्वर्ट करके, ठीक है? यानी कि इन्वर्ट मीन्स कि इसका लास्ट अल्फ़ाबेट है, इसको सबसे पहले सेल में हम डिस्प्ले करवाएँगे, दूसरे सेल में हमारा सेकंड लास्ट कैरेक्टर होगा, तीसरे सेल में थर्ड लास्ट होगा, ठीक है? इसी तरह हम जो है वो इन्वर्ट करके हर कैरेक्टर को डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएँगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि वन बाय वन यहाँ से शुरू करना है लास्ट अल्फ़ाबेट से और इनको हमने वन बाय वन एक्सेस करना है और फिर हमने साथ-साथ इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाना है। सो ये जो लास्ट वाला ओ है, इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे वर्ड 1 में प्लस करेंगे 4, 4 टू करेंगे प्लस क्योंकि यहाँ पे हम बाइट का सबमिटर की यूज़ कर रहे हैं। सो बाइट मीन्स कि एक बाइट होता है, सो हर अगली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए +1 करना होता है। सो अगर हम +4 करेंगे तो हमें ये लास्ट वाला जो कैरेक्टर है ये हमें एक्सेस होगा, ठीक है? अगर +1 करेंगे तो ये हमें एक्सेस होगा, +2 करेंगे तो ये वाला एल, +3 करेंगे तो ये वाला एल, +4 करेंगे तो ये ओ हमें एक्सेस होगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ओ मिल गया हमें। इस ओ को हमने एएल के अंदर मूव करना है और फिर इस एएल को हमने स्क्रीन के ऊपर पहले इस एड्रेस में जाके हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है? अब जैसे ही ये ओ जो है इस एड्रेस में मूव होगा, डिस्प्ले स्क्रीन में हम जाएँगे, यहाँ पे जो ओ है वो सबसे पहले एड्रेस में आके हमें डिस्प्ले हो जाए, ठीक है? इस तरह। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हमने अगर हम वर्ड 1 लेवल में +3 करेंगे तो हमें कौन-सा लेटर एक्सेस होगा, ये वाला एल, ठीक है? सबसे पहले हमने लास्ट वाले को डिस्प्ले करवाना है, अब सेकंड लास्ट वाले को हमें एक्सेस करना है। सो सेकंड लास्ट वाले को एक्सेस करने के लिए हम ये वर्ड 1 लेबल के अंदर हमने +3 करेंगे, ठीक है? और +3 करेंगे तो ये एल हमें मिल जाएगा। इस एल को अब हमें मूव करना है एएल के अंदर। जैसे ही एल के अंदर मूव करेंगे अब इसके अंदर एल चला गया, इस एल को अब हमने इस अगले एड्रेस पे मूव करना है, ठीक है? क्योंकि हर सेल जो है 2 बाइट का होता है, ठीक है? 1 बाइट उसके करैक्टर के लिए होती है, 1 बाइट उसके एट्रिब्यूट के लिए होते हैं, ठीक है? जो डिस्प्ले हो रहा होता है हमें करैक्टर। सो अगर हम इस एड्रेस में ये जो है 0h से B8 000 इसके अंदर अगर हम 2 प्लस करें तो हमें अगले सेल का एड्रेस मिलेगा, ठीक है? जो अगले सेल का एड्रेस होगा उसके अंदर अब एल डिस्प्ले होगा हमें, ठीक है? यानी कि यहाँ पे अब चला जाएगा एल, ठीक है? उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। अब यहाँ पे हमने थर्ड लास्ट वाले करैक्टर को एक्सेस करना है। सो अगर हम वर्ड 1 में +2 करेंगे तो हमें कौन-सा करैक्टर यहाँ पर मिला था? ये वाला एल, ठीक है? अब ये हमें एल मिल जाएगा। इसको अब हमें तीसरे सेल में मूव करना है, ठीक है? अब इसको एएल के अंदर मूव कर देंगे एल को और फिर इस एएल के अंदर जो एल है इसको हम तीसरे सेल में डिस्प्ले करवाएँगे, ठीक है? अगर हम इस एड्रेस में 2 बाइट प्लस करें तो हमें तीसरे सेल का एड्रेस मिलेगा। सो ये जो एल है अब इस तीसरे सेल में आके हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है? उसी तरह अगर हमने उससे पिछले लेटर को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे कि वर्ड 1 में +1 करेंगे। अगर वर्ड 1 में हम +1 करेंगे तो हमें उससे पीछे वाला ये ई जो
लेटर है ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इस ई को हमने चौथे सेल के अंदर मूव करवाना है, ठीक है। अगर हम इस एड्रेस में +2 और करें तो हमें अगले सेल का एड्रेस मिलेगा और इस सेल में फिर हमें डिस्प्ले होगा, की डिस्प्ले होगा, ठीक। इसी तरह पहले लेटर को एक्सेस करने के लिए वर्ड में +0 करेंगे, +0 करेंगे तो जो हमारा पहला लेटर है यहाँ पे एच, ये एक्सेस होगा और इसको एक्सेस करने के बाद अब हमने जो 5वां सेल है उसके अंदर हमने डिस्प्ले करवाना है। इसके अंदर जो एच है, इस एड्रेस में जब मूव होगा तो हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो 5वां सेल है, यहाँ पे आके हमें एच डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो हेलो वर्ड है वो हमें इन्वर्ट होके डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो अगर आप एज़ इट इज़ इसी हेलो वर्ड को बिल्कुल इसी तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इनकी वैल्यूज़ को किस तरह एक्सेस करेंगे? सबसे पहले पहली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ +0 करेंगे, ठीक है? उसको पहले एड्रेस में मूव करेंगे, फिर दूसरे को एक्सेस करने के लिए +2 करेंगे, फिर +3 करेंगे, +4, +5, ठीक है? तो इस तरह हमें हेलो जो वर्ड है एज़ इट इज़ इस तरह हमें डिस्प्ले होगा। तो अगर आपने इन्वर्ट करके डिस्प्ले करवाना है तो हमें फिर सबसे पहले हमें इसके लास्ट वाले कैरेक्टर को एक्सेस करना होगा। सो जब लास्ट वाले कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हमने जो है वो +4 करना है, ठीक है? तो ये था हमारा लास्ट प्रोग्राम। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।